नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके सांसद, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं गिरिडीह की, एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां मधुबन की शांति है तो कोयला खदानों की हलचल भी है, वहां जहां विकास योजनाएं नई उम्मीद जगाती हैं और चुनौतियां नई जिम्मेदारियों की याद भी दिलाती हैं। गिरिडीह अपनी विविधता में अनोखा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का असर यहाँ साफ दिखता है, लेकिन पानी, रोजगार और शिक्षा की चुनौतियां अभी भी जमीनी हकीकत है। और इसी गिरिडीह की आवाज बनकर लोकसभा पहुंचे हैं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, 3 बार के विधायक, पूर्व जल संसाधन मंत्री और क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गति देने के प्रयासों के बीच आज हम उनसे ही जानेंगे कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान गिरिडीह के विकास को किस दिशा में आगे बढ़ाया है। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी। मैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि गिरिडीह बहुत संपन्न है, लेकिन वहाँ के विकास में कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ की जनता काफ़ी दिनों से मांग रही है। सुधार हुआ है, लेकिन आपकी नज़र में आपके सेकंड टर्म तक आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र बिल्कुल शांतिप्रिय क्षेत्र है और ख़ास करके वहाँ पे हमने देखा, जब से वहाँ पर नेतृत्व करने का अवसर मिला, उससे पहले भी हम 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे। उस समय भी पूरे झारखंड को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, क्योंकि शुरू से ही हम लोग झारखंड आंदोलन से भी जुड़े रहे, मेरा परिवार जुड़ा रहा, तो इसलिए एक एक चीज़ का मुझे अनुभव है। पहले गिरिडीह पूरा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, जिसके चलते भी कई डेवलपमेंट कार्य जो होता था काफ़ी बाधित भी होता था। लोग डेवलपमेंट के कार्य को किस प्रकार से लोग विरोध करते थे, काम करने नहीं देते थे, लेकिन अब वो माहौल बिल्कुल समाप्त हुआ है और अभी काफ़ी तेज़ गति से भारत सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने में हम लोग अभी सफल रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम लोग यही कहेंगे कि जो आकांक्षी जिला में हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र आता है, जो 112 जिला आकांक्षी जिला है, जिसमें 108वें पायदान पर हमारा था, आज हम लोग 3रे पायदान पर आए हैं। मतलब इसका मतलब है कि विकास का काम काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि वह पहले पायदान पर है और आकांक्षी जिला से हमारा गिरिडीह बाहर है, ये हमारा पूरा प्रयास रहा। चंद्र प्रकाश जी, एक वो दौर था जब आपने विधायक के लेवल पर, जब वहाँ की चीज़ों को आपने डील किया, वहाँ की जन समस्याओं को आपने सुना, लेकिन सीधे लोकसभा के क्षेत्र में जब आपको लगा कि नहीं, अब यहाँ पर मुझे जनता को अपना पूरा समय देना है, क्या फ़र्क आपने महसूस किया? तो विधानसभा चुनाव हम 3 बार रहे जी, राज्य में मंत्री के रूप में भी रहे और हम भू राजस्व मंत्री रहे, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहे, लेबर मिनिस्टर भी रहे और पीएचडी पेयजल मंत्री भी रहे। तो इस तरह से कई जिम्मेदारियों को मैंने निभाया और बहुत सारी चुनौतियां थी, उसके बावजूद भी हम काफ़ी काम किए, उपलब्धि हमारी काफ़ी रही है। और उसके बाद संसद में भी आने का मौका मिला, तो यहाँ पर भी भारत सरकार के द्वारा जो बड़ी बड़ी योजनाएं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पर उतारें। चूँकि हमारा वहाँ पे पूरा लोकसभा क्षेत्र में गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, जो इस बेल्ट में हमारे युवा जो हैं, हमारे जो काफ़ी पलायन करते हैं, हम समझते हैं कि लाखों लाख युवा बम्बई में दूसरे देशों तक में लोग जाते हैं और कई बार
हर एक माह कुछ न कुछ घटना दुर्घटना होते रहता है। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वहाँ रोज़गार का ज़्यादा अवसर खुले, क्योंकि वह कोयलांचल क्षेत्र भी है और कोयला आधारित कोई इंडस्ट्री लगे। हमारे यहाँ डीवीसी का पावर प्लांट भी है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जी। और कृषि बहुल क्षेत्र भी है, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले, लोगों को जागरूक करें। तो हम प्रयास करें कि हमारा पलायन कम से कम हो। शुरुआत में मैंने कुछ समस्याओं का जिक्र किया है जो आज भी वहाँ की जनता आपसे इस संदर्भ में जानना चाहती है। एक तो पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा, और दूसरा जो कि आपने रोजगार के बारे में खुद ही बताया है। क्या आप समझा सकते हैं कि इस तरफ जब आप सांसद बने हैं तो इस तरफ आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि हमारा वह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो कुछ कोयलांचल क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अच्छा है, जैसे जहाँ पर कई की शिक्षण संस्थाएं अच्छे भी हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं या आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहाँ पर सरकार की सुविधा उतना नहीं है, या शिक्षकों की कमी है, या प्राइमरी शिक्षा जिसको हम लोग कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा लोगों को जो मिलता है, वहाँ पर काफ़ी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के चलते शिक्षक भी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अभी वहाँ माहौल बिल्कुल बदल चुका है और लोग शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। और कई के हम लोग केंद्रीय विद्यालय का भी हम लोग डुमरी में स्थापित किया। समझिए कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय एक हमारा बना है पीरटांड़, जो काफ़ी फेमस था और जहाँ उग्रवाद इतना ज़्यादा था कि लोग शाम के बाद उधर जा नहीं पाते। तो वैसे जगहों पर खुला है। और टुंडी में भी एक हम लोग एकलव्य विद्यालय का प्रस्ताव है। तो हम भारत सरकार से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा भी लोगों को मिले, ITI वहाँ खुले, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह से कई चीज़ हम लोग चाहेंगे कि लोग शिक्षा प्राप्त करें और हम लोग पलायन को हम लोग उसी बहाने रोक सकते हैं। अगला सवाल मेरा पानी को लेकर के था, क्योंकि आज भी कई घरों में पानी की समस्या बनी है। हालांकि केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना को चलाया था, तो आप इस योजना को कहां तक लेकर के गए हैं अपने क्षेत्र में? चूँकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, चूँकि हम राज्य सरकार में थे, PhD मिनिस्टर भी रहे हैं जी। तो उस समय नल जल योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लागू किया गई, हम समझते हैं कि सबसे बड़ा योजना यह है। हम लोग राज्य में जिस समय हम लोग शुरुआत किए तो मात्र 15 से 16% लोगों को, खास करके शहरी क्षेत्र में ही नल के द्वारा जल दिया जाता था। लेकिन हम अपने कार्यकाल में हम लोग लगभग 37% तक हम लोग उसको पहुंचाए थे और लगातार अभी चल भी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी सारी योजनाएं ठप पड़ गई है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। कारण जो भी है, राज्य सरकार के द्वारा हमेशा इस तरह के योजनाओं को उदासीनता की तरह देखा गया है। अब हम लोग भारत सरकार से भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई जितना अधिक से अधिक हो सहयोग करें, क्योंकि आम जनता को शुद्ध पेयजल मिले। लोग पानी से ही, गंदा पानी पीने से ही लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, तो लोगों को स्वच्छ पानी मिले, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। चंद्र प्रकाश जी, हालांकि आपने खुद ही इस बात को छेड़ा है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कि राज्य सरकार में इस समय वहाँ पर में किसी और पार्टी की सरकार है, तो क्या ये बहुत बड़ी समस्या होती है, या फिर अगर आप अपनी योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनकी मदद के साथ में, तो उसमें भी सांसदों को समस्या आती है? क्या होता है? देखिए, चूँकि सरकार नहीं रहने के चलते में सारे राज्य सरकार और भारत सरकार में तालमेल की कमी होती है। और हम लोगों के द्वारा पैसे की कमी नहीं, भारत सरकार के द्वारा हमेशा राज्य सरकार को सहयोग मिलता है, किसी भी राज्य को, चाहे पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की। लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि भाई इसमें नाम का कि भाई भारत सरकार का नाम होगा तो उस योजना को धरातल पर उतारने में कठिनाई होती है। तो राज्य सरकार इस तरह का अड़ंगा कहीं कहीं लगता है। बंगाल में भी आप देखिए, जो इतना बड़ा योजना था स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको उतारने में कठिनाई हो रहा था। उसी प्रकार राज्य में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना लाने में भी कठिनाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं है थोड़ा, तो हम लोग प्रयास करेंगे। भाई विकास का काम है, आम जनता को जो सुविधा देना, चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों को मिलकर तालमेल मिलाकर ये काम करना चाहिए। बात करते हैं हम हेल्थ सेक्टर के बारे में। चंद्र प्रकाश जी, आज भी आपके क्षेत्र में एक और समस्या जो है आपकी जनता ने कहा है आपसे पूछने के लिए कि इस
सेक्टर में आप काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिन विधानसभा क्षेत्रों की मैं बात करूं जो कि आपके लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो उनको अगर कोई बहुत बड़ी समस्या किसी को होती है तो आज भी लोग रांची की ओर मुखर होते हैं या फिर लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। तो इस संदर्भ में आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, हेल्थ बहुत बड़ी समस्या है पूरे राज्य का। जहाँ पर हम लोग जब पब्लिक से जुड़े रहते हैं तो कई के सूचनाएं मिलती रहती है, टेलीफोन में भी सूचनाएं मिलती रहती है कि हम लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी आम लोगों को असाध्य रोग बीमारी के लिए इलाज का पैसा मिलता है, फिर भारत सरकार के द्वारा भी मिलता है। तो जानकारी के अभाव में भी कई के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मिले। इसके लिए कई के मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। अभी हम लोग भारत सरकार से हम लोग ESI मजदूर का मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव अभी आया है। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि लोगों को सुविधा मिले। प्रखंड स्तर पर भी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी, नर्सेज की कमी, टेक्निकल हैंड जो हमारे उसकी कमी और रहने के कारण भी लोगों को शहर जाना पड़ता है या दिल्ली आना पड़ता है। जो लोग सक्षम हो तो आते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के द्वारा भी जो सुविधा मिलता है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। बहुत से हम लोग भी जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजना है, लोगों को जानकारी के अभाव में लोग वंचित रहते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक करना या शिक्षित करना, लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर लोग अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आगे आएंगे और जानकारी रहेगा तो उसका लाभ उनको मिल सकेगा। जी चंद्र प्रकाश जी, एक तो इस गवर्नमेंट में हमने एक और बहुत सकारात्मक पहल देखी कि यहाँ पर जिला, बूथ, ब्लॉक स्तर पर बहुत ही विस्तार से काम किया जा रहा है। तो क्या सर आपने भी अपने क्षेत्र में ऐसे पहल को किया है? वहाँ पर जो आंगनबाड़ी योजनाएं हैं या फिर जो ब्लॉक लेवल पर लोगों को खड़ा करना, वॉलंटियर्स को खड़ा करना ताकि वो लोगों तक जानकारियों को पहुँचाए, इसके लिए आपने कोई ऐसी पहल की है? ये हम लोगों का जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है या प्रखंड स्तर का जो क्षेत्र है जी, उसमें लोगों को जागरूक करना और ख़ास करके युवाओं को जी, जो हमारी नई पीढ़ी है उनको जागरूक करना और उनको सही दिशा पर ले जाना। क्योंकि शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं कि हमारे युवा काफ़ी भटकते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई रोज़गार नहीं मिलने के चलते भी लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं जी। और अभी सबसे बड़ा कार्यक्रम भी हम लोगों का चल रहा है, खेल महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें युवाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिले, चाहे स्पोर्ट्स में हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, हर क्षेत्र में लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे युवा सही रास्ते पर चलें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सड़क परियोजनाओं की और रेल परियोजनाओं की। तो क्या आने वाले समय में कोई ऐसी घोषणा है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे, हमारे जरिए अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, रेल और सड़क? देखिए, सबसे बड़ी योजना है जो हमारा है और गांव के लोगों को कनेक्टिविटी देना हम लोगों का उद्देश्य भी है और उसी के तहत प्रधानमंत्री सड़क योजना जी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सफल योजना है। ये योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में शुरुआत हुआ था और वो आज भी चल रहा है। शुरुआत में हम लोगों ने 1000 आबादी वाले पंचायत को, गांव को जोड़ा, फिर 500, फिर अभी 50, इस तरह से चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो हम यही समझते हैं कि हर घर को, हर गांव को, हर पंचायत की यदि 50 घर भी है तो उसको पक्की सड़क से जोड़ना ही उद्देश्य और काफ़ी चल रहा है। सौभाग्य कि हम अपने पिछले कार्यकाल में लगभग 4500 किलोमीटर से ज़्यादा अपने लोकसभा क्षेत्र में हमने जोड़ने का प्रयास किया और जुड़े भी और अभी भी काम चल रहा है और लगातार जो भी प्रस्ताव आता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में कम आबादी भी है तो उसको भी सड़क से जोड़ना, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहा। और रेलवे परियोजना जो आम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों का कई ट्रेनें रद्द हुई थी
बहुत सारे ट्रेनों को हमने शुरुआत किया और करीब हमको लगता है 50 से भी अधिक ट्रेन का जो ठहराव वंचित हुआ था उसको हमने ठहराव किया। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अमृत भारत के तहत जो स्टेशन को जो आधुनिकीकरण रूप करना, जहां हमारे पैसेंजर हैं, हमारे लोगों को सुविधा देना, ठहरने का एक्सप्रेस एयरपोर्ट की तरह सुविधा लोगों को मिले, इसके तरह हम अपने लोकसभा क्षेत्र में 7 ऐसे स्टेशन जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, जैसे हमारा हो गया कतरास हो गया, गिरिडीह का स्टेशन हो गया, फिर आपका इस तरह से 5 स्टेशन हैं जी, गोमो स्टेशन है। तो 5 स्टेशन से ज़्यादा स्टेशनों को हमने आधुनिकीकरण के लिस्ट में हम लोगों को चढ़ा, अमृत भारत के तहत चला। और कुछ नई परियोजना है जी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो गिरिडीह जो हमारा ज़िला जो पारसनाथ स्टेशन से लेके गिरिडीह को जोड़ना, फिर धनबाद से गिरिडीह को जोड़ना, ये परियोजना चल रहा है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द प्रारंभ। चंद्र प्रकाश जी, क्या अगर किसी परियोजनाओं की शुरुआत का बीड़ा अगर आप उठाते हैं अपनी जनता के लिए, तो एक टाइम फ्रेम निश्चित करते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं इसको समय लग सकता है, या फिर आपके माइंड में रहता है कि नहीं मुझे इतने समय में कर लेना है? कैसे आपके काम करने का तरीका क्या है? देखिए, कुछ योजनाएं जैसे है जो विलम्ब से भी चलती है। जो ट्रेन आपका स्टेशन पारसन, मैंने कहा कि पारसनाथ से लेके गिरिडीह जी रेलवे लाइन नई रेलवे लाइन है जिसको जोड़ना है, जो आज तक राज्य सरकार और भारत सरकार का दोनों का तालमेल से ही होता है। तो राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं हो पा रहा, चूँकि भूमि अधिग्रहण का मामला होता है। भारत सरकार के द्वारा फंड दिया गया लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं किया गया, इसके चलते काफ़ी विलम्ब भी होता है। तो हम चाहते हैं कि रेलवे परियोजना ऐसे भी काफ़ी स्लो होता है, तो उसका शुरुआत जल्द से जल्द हो, ताकि उस समय सीमा के अंदर, क्योंकि उसका समय से नहीं होने से उसका लागत भी बढ़ते चला जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द हो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जैसे कि PM आवास योजना हो गया या फिर गरीब कल्याण योजना हो गया। इसके बारे में क्या जानकारी है सर आपके पास में, क्या अपडेट हमारी जनता को देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, एक प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, कि आम गरीब को जिसका कच्चा मकान उसको पक्का छत देना प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। और तो लगभग हमारे झारखंड जैसे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी तेज़ गति से बना भी, बीच में विलम्ब भी हुआ है, तो फिर से प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में फिर से बनाने का निर्णय हुआ है जी अगले 5 वर्ष में। तो हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को पक्का छत मिलेगा, जो उद्देश्य है। और राज्य सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलती है जिससे आम लोगों को, गरीब लोगों को आवास मिले। गरीब कल्याण योजना के लिए हम लोग भारत सरकार के द्वारा कोरोना काल से ही राशन देने का योजना है, और गरीबों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, स्वरोज़गार के लिए भी, महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए भी हर तरह का योजना चल रहा है। और हम लोग बीच बीच में जाते भी हैं, भारत सरकार की तरफ से प्रखंड स्तर पर जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग जाते भी हैं और लोगों से मिलते भी हैं जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना खास करके आपकी बेटियों के लिए, आपके क्षेत्र की, जैसे कि अगर मैं लक्ष्मी लाडली योजना की बात करूं, या फिर जो विकलांग छात्रवृत्ति उसके लिए आप लोग इस योजना के लिए भी देते हैं, तो इसको कैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं सर, इन 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को? देखिए, अभी वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी राज्य सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से जो अभी बच्चों को जो पढ़ने का स्टाइपेंड मिलता है जी, समय से नहीं मिलना भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अभी देखते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से अभी तक बच्चों को पैसा नहीं मिला। लोग एडमिशन करा लिए और उनको समय से पैसा नहीं मिला, तो कितने लोगों का नाम भी कटा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितने लोग छोड़कर भी आए। तो हम भी जो चाहते हैं कि एक कैलेंडर बने, ताकि समय से ही बच्चों को स्टाइपेंड मिल जाए, पढ़ने की सुविधा मिल जाए, ये होना चाहिए। जब भी हम कोयला खनन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा सवाल है, और दूसरा है रोजगार।
इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं सर आप? देखिए, कोयला खनन क्षेत्र बहुत ही देश के लिए, एक एनर्जी के लिए जी बहुत ही बड़ा स्रोत है। और हमारे क्षेत्र में चाहे BCCL है या CCL, दो प्रमुख क्षेत्र आते हैं, धनबाद में भी और हमारा रांची क्षेत्र में CCL के एरिया। क्योंकि हम भी एक वर्कर रहे हुए हैं, कोल इंडिया के वर्कर भी रहे हैं, वहाँ से संघर्ष करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो जो बुनियादी समस्या है, जो मज़दूरों को उचित मुआवजा नहीं मिलना, शोषण करना, या जो विस्थापित होते हैं, जिनका ज़मीन चला जाता है, जिनका घर उजड़ जाता है, लोगों को रोज़गार से हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं, इसके चलते भी कई लोग पलायन करते हैं। जी। कुछ लोगों को रोज़गार मिलता है लेकिन सभी लोगों को नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते भी लोग पलायन होते हैं। और जो हक मिलता है, जो जिनका ज़मीन चला जाता है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि वो लोग कोर्ट कचहरी का दौड़ में लगातार दौड़ते रहते हैं, जो उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो एक ट्रिब्यूनल बनता है हर एक स्टेट में, जो वैसे विस्थापित लोगों का, जिनका ज़मीन का समस्या है, उनका सुनने का। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि आज तक नहीं बना ट्रिब्यूनल, जिसके चलते लोग आज भी वंचित रहे। तो हमने संसद में भी आवाज़ उठाया, फिर कोयला मंत्रालय से भी हमने प्रस्ताव लाया, तो सहमति और स्वीकृति मिल गई और लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोयला से जुड़े हुए जितने भी हमारे विस्थापित हैं, जितने भी लैंड लूजर हैं, जितने भी लोग को हक नहीं मिल पाया, उनको हक दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आपने कहा कि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर में, लेकिन अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, हालांकि वहाँ पर में देखा जाए तो रास्ते कई हैं लेकिन इंडस्ट्री ही नहीं है, तो क्या इसके लिए कोई पॉलिसी आपने केंद्र सरकार के सामने रखी है, या फिर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है कि आगे आने वाले टाइम में उस पॉलिसी का फ़ायदा रोज़गार के तौर पर लोगों को मिल पाए? देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा समस्या है, जो झारखंड स्टेट बनाने का भी सबसे बड़ा उद्देश्य रहा था कि झारखंड के लोगों को जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति और विस्थापन नीति, जो विस्थापित होते हैं उस पर भी आज तक कोई ऐसा ठोस नीति नहीं बन पाया जी, जिसके चलते उनको हम लोग रोक सके, उनको रोज़गार दे सके या उनको उसका हक मिल सके। नियोजन नीति भी झारखंड में भी आज तक कोई ठोस नियोजन नीति नहीं बना जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सक रहा है। या नौकरी में भी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर वहाँ के लोग नौकरी से भी वंचित हो जाते हैं। तो ये सब नीति जो मुख्य नीति है, ये अभी तक नहीं बन पाया, दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आज भी वह आंदोलन होता रहा है और वहाँ का मूल्य भी रहा, आंदोलन का भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति। अगर इतनी बड़ी समस्याएं हैं जो कि एक तालमेल नहीं बैठ पाने की वजह से भी वहाँ की जनता भुगत रही है, तो जनता को कैसे बताया जाए? क्योंकि जनता को, अगर जनता ने अगर आपको एक सांसद के तौर पर चुना है तो उनको तो देखिए काम चाहिए, उन्होंने इसलिए आपको चुना है, आप अपनी जनता को कैसे समझाएंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और लोगों को रोज़गार देना और लोगों को पलायन को कम करना, पलायन तो अच्छा नौकरी मिलता है तो लोग दूसरे राज्य, दूसरे शहर भी जाते हैं, लेकिन जो हमारे मजदूर जो दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो उनको कैसे कम से कम गृह क्षेत्र में ही हम उनको रोज़गार दें, यह प्रयास रहेगा। क्योंकि सभी लोगों को नौकरी देना भी संभव नहीं है, तो लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना, लोगों को कृषि क्षेत्र में भी जोड़ना। कृषि भी एक बहुत बड़ा पलायन को रोकने का साधन है, क्योंकि शिक्षा की सुविधा हम देंगे तो निश्चित है लोग, ज़मीन तो है लेकिन मेरे पास सुविधा नहीं, जिसके चलते भी लोग पलायन करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को राज्य सरकार और भारत सरकार की जो योजना है, योजनाएं भी बहुत है, लेकिन योजना धरातल पर कैसे अच्छा ढंग से उतरे, इसके लिए हम लोग को प्रयास इतनी अच्छी सर वहाँ की मिट्टी है झारखंड की, इतना अच्छा मौसम भी वहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव है, कृषि है, उसके क्षेत्र में जो तसर है या फिर बागवानी है, तो उसके लिए आप जो छोटे छोटे जो किसान हैं उनको कैसे लाभ पहुँचाया जाए, इसके लिए हमारे सांसद क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हमेशा, जैसे भी कृषि क्षेत्र में धान का उत्पादन हुआ, काफ़ी हुआ इस बार, लेकिन सरकार के द्वारा जो धान खरीद का जो केंद्र खुलता अभी तक चालू नहीं हुआ। अब नतीजा क्या होता है कि लोग औने पौने दाम में, सस्ते दाम में लोग धान बेच देते हैं।
और कब सरकार का शुरू होगा, जब धान लोग बेच के ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से योजनाएं हमारे पास है, लेकिन उसको समय से कैसे हम लोग उतारें या समय से क्रय उसका हो जाए तो किसानों को भी उचित मुआवजा मिल जाएगा, तो उन लोगों का भी जो कर्ज है या उन लोगों को भी आगे काम करने का, खेती करने के लिए उन लोगों को सहूलियत मिलेगा। या हमारा हरा फसल है या हमारा और भी खेती होता है, उसको सही मुआवजा लोगों को मिले, तो उससे भी हम लोग रोज़गार को जोड़ सकते हैं। रोज़गार का सबसे बड़ा साधन भी पर्यटन है और झारखंड में पर्यटन की काफ़ी संभावना है जी। हमारे यहाँ काफ़ी बड़े धर्म स्थल भी हैं। हमारे यहाँ पारसनाथ पहाड़ जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है और जैन धर्म के लोगों का मुख्य धर्म स्थल भी है, संथाल का भी मुख्य धर्म स्थल है और कई महत्वपूर्ण चीज़ें, देवघर है जहाँ पूरे देश विदेश से भी लोग वहाँ पे आते हैं, तो हमारा रजरप्पा मंदिर भी है। तो इस तरह से उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, कम्युनिकेशन का साधन लोगों को दे ताकि लोगों को तकलीफ़ नहीं हो। ट्रेन की सुविधा, अभी एयरलाइंस की भी सुविधा हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जी। हम लोग बोकारो ज़िला को भी एयरलाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है कि ताकि वहाँ से आसपास के क्षेत्र के लोगों को हम लोग जोड़ सके। देवघर, रांची ही एक हवाई अड्डा है जहाँ पर लोगों को मूव करना पड़ता है। नहीं, अभी देवघर बना है, देवघर में भी अच्छा ट्रैफिक है और अभी हम लोग बोकारो का भी प्रस्ताव आया है, उस पर भी काम चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। आने वाले जो समय बच गए हैं चंद्र प्रकाश जी, तो क्या कोई ऐसी 2 परियोजना आप मुझे बता सकते हैं, अपनी जनता को बता सकते हैं, जो आपके लोकसभा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और इस बार कम से कम उन 2 परियोजनाओं को लेकर के आप कॉन्फिडेंट है कि ये तो जनता को मिलेगा और इससे उनका जीवन ज़रूर सुधरने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी परियोजना भी हम लोग ला रहे हैं, जो हमारा पावर स्टेशन है, डीवीसी है। डीवीसी का 2 स्टेशन है, सीटीपीएस और बीटीपीएस 2 है, जहाँ पर 800x2 मेगावाट का 1600 मेगावाट का चंद्रपुरा में पावर प्लांट बहुत जल्द आने वाला है, जिससे हमको लगता है कि वहाँ पे हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और बीटीपीएस में भी 800 मेगावाट का प्लांट आने वाला है, सोलर प्लांट आने वाला है। हमें पूरा विश्वास है कि मैं अपने कार्यकाल में इन सारी परियोजनाओं को धरातल पर ज़रूर उतारूंगा। और आवागमन के लिए अभी भारतमाला परियोजना के तहत रांची से लेकर जेना मोड़ तक जो 4 लेन हो रहा है, उसके बाद कलकत्ता से बनारस तक जो 6 लेन बहुत ही बड़ी परियोजना है, जो हमारे क्षेत्र से करीब लगभग 3 पैकेज ऐसा है जो हमारे क्षेत्र से गुजरेगा जी। हमको उम्मीद लगता है कि आवागमन, मैंने पहले ही कहा कि आवागमन विकास का सबसे बड़ा बुनियाद है और जिससे कलकत्ता से व्यवसायियों को, बनारस से और इधर हम छोटे शहरों को भी जोड़ने का हम लोग का प्रस्ताव है। ये बड़ी परियोजना है, हम अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे। और कई की टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है हमारे यहाँ है, कॉलेज की भी स्थापना हो रही है जी। तो और मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से लोगों को सुविधा मिलेगी, हमारा प्रयास। चंद्र प्रकाश चौधरी अपनी जनता से कैसे मिलते हैं? अपने क्षेत्र में जब वो रहते हैं तो मुलाकात कैसे करते हैं? और क्या कहीं जनता के मन में ये बात तो नहीं है कि अरे ये तो मंत्री साहब थे, पता नहीं हमें समय मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए, जो छवि एक बार आपकी बन जाती है और चूंकि आप इतने बार कई बड़े पदों पर रहे हैं वहाँ पर और अभी भी हैं, तो वो एक वहाँ की जनता इतनी भोली है कि उनके दिमाग में ये बात है। आप कैसे इसको डील करते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। लगातार हम इतने वर्षों से 3 साल विधायक रहे, 2 बार यहाँ सांसद रहे, 3 बार के विधायक रहे, तो हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ, चूँकि हम लोग धरातल से और ज़मीन से जुड़े हुए, आम लोगों के लिए हम लोग उपलब्ध रहते हैं। हमेशा 24 घंटा मोबाइल में कभी भी सूचना दे सकते हैं और ये शुरू से रहा है हमारा। या चूँकि लोकसभा क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है तो बहुत से कार्यों में होता है कि थोड़ा कमी महसूस होता है, लेकिन हमको भी तकलीफ़ होता है कि हर जगह एक ही साथ सब जगह जा पाना नहीं है। लेकिन विधानसभा स्तर में जब भी हम रहे हैं 3 बार, तो हर एक व्यक्ति के पास मैन टू मैन भी रहे और इसमें भी रहते हैं, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण थोड़ा उपस्थिति उतना अधिक नहीं हो पाता है, लेकिन ज़रूरी रहता है तो वहाँ हम लोग ज़रूर जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है।
और अंत में आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि उग्रवाद का जो एक ग्राफ हमने झारखंड में देखा था, आप अभी उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कमी तो पूर्ण रूप से अभी तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ तक महसूस करता हूँ कि लगभग 90-95% समाप्त हो चुका है। उसी के चलते आज विकास का काम जो धरातल पर उतर रहा है, जो आसानी से उतर रहा है, जो आकांक्षी जिला जो हम पहले 108 नंबर में आते थे, अभी हम तीसरे स्थान पर आए, इसका यही साफ मतलब है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी कमी आया है। और आने वाले समय में यह विकास यदि धरातल पर देखना चाहते हैं, पलायन हम लोग रोकना चाहते हैं, तो पहले लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों को अच्छा से रखना पड़ेगा और धीरे धीरे लोगों को इस रास्ते पर जाने के लिए हम लोग रोकने का जो हम लोगों का प्रयास है, ये हम लोग करते रहेंगे। और उम्मीद है चंद्र प्रकाश चौधरी की आपकी बात आपकी जनता तक हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर पहुंची होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और एक व्यापक जो चर्चा है आपके साथ हुई आपके लोकसभा क्षेत्र को लेकर। चलिए, धन्यवाद इसके लिए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। गिरिडीह एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो परंपरा, संसाधन और संभावना का संगम है और इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कंधों पर है। आगे की थोड़ी कठिन राह जरूर है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में गिरिडीह न सिर्फ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, बल्कि झारखंड के लिए एक आदर्श मॉडल भी बनेगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।